बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मुझे दोबारा शहीद अरशद शरीफ साहब के केस के बारे में बात करनी है। कीनिया में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसका क्रेडिट जो सबसे ज़्यादा जाता है वो शहीद अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक़ साहिबा को जाता है। वो हमारी बहन है, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ा ज़ोर लगाया उन्होंने, वो हिम्मत नहीं हारी। बहुत सारे लोगों ने उनको ये कहा कि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप कीनिया के अंदर कैसे केस लड़ सकती हैं, आप किस तरीके से इतना मुश्किल मामला जो है वो उसको निपटाएंगी। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी, वो केस लड़ती रही और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए, रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं या पुलिस है या यहाँ पे जो बाकी लोग हैं, वो कोर्ट में जब रिपोर्ट करते थे जाके, तो सबसे पहले वो जो चीज़ सामने रखते थे वो ये कि कीनियन पुलिस के मुताबिक ये पहचानने में गलती का एक केस है और उन्होंने मुजरिम समझ के गोली चला दी और वो गोली गलती से अरशद शरीफ को लग गई और ये एक हादसा था। वो पाकिस्तान की अदालतों को इस तरीके से आके रिपोर्ट करते थे क्योंकि कीनिया से उनको ये बहाना मिला हुआ था और जब ये बात हो जाती तो इसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें पीछे हट जाती थी। यानी शहीद अरशद शरीफ पे 16 FIR थी पाकिस्तान में, उनका तस्करा कहाँ गया, उनको पाकिस्तान किन हालात में छोड़ना पड़ा, किन हालात में उनको दुबई छोड़ना पड़ा, फिर कीनिया के अंदर वो किन हालात में रह रहे थे और फिर उनका वहाँ पे कत्ल हो जाना। अब एक जो चीज़ थी वो तो जवेरिया सिद्दीक़ साहिबा के इस पूरे अमल ने, जितनी उन्होंने मेहनत की उसको उन्होंने फारिग कर दिया। अब कोई पाकिस्तानी अदालतों को ये कहकर गुमराह नहीं कर सकता, कोई भी इदारा, पुलिस, कोई भी और डिपार्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, वो जाकर ये नहीं कह सकती अदालत को कि जनाब कीनियन पुलिस ने गलती से मार दिया। अब वहाँ पे एक अदालती फैसला मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं नहीं, ये कत्ल है, ये पहचानने में गलती का मामला नहीं है, इसमें पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए, शहीद अरशद शरीफ की फैमिली से रियासत कीनिया की माफ़ी मांगे पब्लिकली और उनको जो है वो खून बहा भी अदा किया जाए। तो ये है अब तक की इसके अंदर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, यानी इसको सबसे बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं शहीद अरशद शरीफ के केस के बारे में जो हासिल हुई है। और इसमें क्रेडिट मैंने आपको पहले भी बताया कि जवेरिया सिद्दीक़ साहिबा को सबसे ज़्यादा जाता है। इसके अलावा एक और मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ नाज़रीन, ये तस्वीर ज़रा आप देखें। इस तरह की तस्वीर अगर आपको यूरोप से मिल जाए, किसी मगरबी मुल्क से मिल जाए, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, आपको न्यूजीलैंड से मिल जाए, तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सुर्खे किस्म के लोग जो हैं वो छलांगे मारते हैं, गले फाड़ फाड़ के कहते हैं, ट्वीटों पे ट्वीटें ठोकते हैं, अपनी डीवियाँ चेंज कर देते हैं कि जनाब देखें फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म या फ़लाँ मुल्क का सदर जो है वो देखें फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म पढ़ा रहा है, फ़लाँ मुल्क का सदर जो है वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा है, फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो साइकिल चला रहा है। कोई कुछ कि अपनी जब उन्होंने ओहदे की मियाद पूरी की तो वो क्या कर रहे हैं। मुझे पहले ऐसा लगता था कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे लोग पैदा हों तो इनकी पजीराई की जाए, लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की फ़ोटो आती है और मैं देखता हूँ लोग उस पर बात ही नहीं करते। डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के साबिक सदर हैं, वो अपने ओहदा सदारत से फारिग हुए चंद माह पहले और अभी एक क्लिनिक की तस्वीर है जहाँ पर वो अपने क्लिनिक में एक मरीज़ के दांतों का इलाज कर रहे हैं। ये हैं आपके साबिक सदर पाकिस्तान। क्या इससे पहले आपने अपने किसी साबिक सदर पाकिस्तान को, परवेज़ मुशर्रफ साहब, वो कौन सा कारोबार करते थे ओहदा सदारत से हटने के बाद? या आप देख लें ममनून हुसैन साहब, या आप देख लें सदर आसिफ अली जरदारी, उन्होंने कौन सा कारोबार किया? या बाकी सदूर को आप देख लें, वो क्या काम करते थे? कोई भी काम नहीं करता था। यानी एक दफ़ा जो इस ओहदे पर आकर बैठ जाता है वो कोई ऐसा बंदोबस्त कर लेता है कि उसके बाद सारी ज़िंदगी उसको काम नहीं करना पड़ता। लेकिन आरिफ अलवी साहब दोबारा अपने क्लिनिक में काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें एहसास कमतरी में जाने की बजाय अपने ऊपर फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसी क्लास मौजूद है जो ओहदों पे ऊपर आकर बैठे और जब फारिग हो तो वो नॉर्मल आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दे। हम भी वही सारा कुछ कर सकते हैं, सिर्फ एहसास कमतरी छोड़ना पड़ेगा और उस क्लास को ऊपर लाना पड़ेगा जिस क्लास को कभी भी इक़्तिदार में हिस्सा नहीं दिया गया। ये एक ख़ास किस्म की एलीट क्लास है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ करके पाकिस्तान के इक़्तिदार पे काबिज़ है और कई दहाइयों से काबिज़ है। बीच में जब भी कभी गरीब का बच्चा आता है ना, या कोई आम आदमी आता है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कोई भी ऐसा बंदा आता है या अपर क्लास का कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो तब्दीली चाह रहा है, कोई भी एक ऐसा बंदा जब इनके अंदर आता है तो या तो ये उसको नाकाम करते हैं सारे मिलकर या उसको अपने जैसा बना लेते हैं। तीसरा रास्ता ये कोई नहीं छोड़ते। लेकिन अब रास्ता खुला है
और ये इमरान खान साहब का विजन था कि मैंने नए लोगों को सियासत में इंट्रोड्यूस करना है, तो उन्होंने किया। इस इलेक्शन में उन्होंने तजुर्बा किया, बहुत सारे नए लोग जो हैं वो जीत कर आए और कामयाब होकर उन्होंने अपने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। एक और खबर आ रही है नाज़रीन, और ये खबर बहुत बड़ी खबर भी बन सकती है। अभी ये खबर जो है वो ज़राए से आ रही है। खबर ये कह रही है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं, वो गालिबन एक रेफरेंस तैयार करवा रहे हैं, या वो रेफरेंस इस वक्त तैयार हो चुका है। मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक जो रेफरेंस दायर किया जाएगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ मुबैना तौर पे, और अगर ये रेफरेंस दायर किया जाता है तो किस बुनियाद पे होगा, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं रेफरेंस में। लेकिन अभी जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि 6 सीनियर वकला को खबरों के मुताबिक ये रेफरेंस भेजा गया है ताकि वो इसको कानूनी नुक्ता नज़र से इसकी हर चीज़ को देख लें, तमाम पहलुओं का जायज़ा ले लें, और फिर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए और वहाँ पे कार्रवाई का आगाज़ हो। अच्छा, इमरान खान साहब का ये रेफरेंस भेजना, बहुत सारे सहाफ़ियों ने मुझे आज ये बात बताई, वकला ने भी बताई। उनका ये कहना है कि इमरान खान सबसे रेलिवेंट आदमी है क्योंकि वो हिट हुए हैं एक ख़ास केस के अंदर। टेरियन वाइट का जो केस है उसमें जिस तरीके से वो केस चलाया गया, उसमें वो कह रहे हैं जी मिसकंडक्ट हुआ है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है। अब हुआ है या नहीं हुआ ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तय करेगा, लेकिन इमरान खान साहब एग्जैक्टली वही आदमी है जो ये रेफरेंस भेज सकते थे। तो एक तो पहलू हो गया ये, कुछ चीज़ें और हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। अब इसकी ज़ुबान में इसके अंदर जो लीगल नुक्ते उठाए जा रहे हैं उन सारे नुकात में, और एक एक चीज़ में बहुत एहतियात की जा रही है ताकि ये रेफरेंस फाइल किया जाए। इसका इंतज़ार हो रहा है इस खबर का। अभी तक ये खबर जो है पूरी तरह बाहर नहीं आई, लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आएगी तो ये एक बड़ी तगड़ी स्टोरी होगी जो एक भूचाल पैदा कर देगी, और इसका हम सबको आइडिया है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक बड़ा केस लगा हुआ है, और वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस है। यानी फैसला ये होना है कि अवाम ने जिन लोगों को वोट ज़्यादा डाले, मखसूस नशिस्तें उनको मिलेंगी, या अवाम ने जिन लोगों को वोट कम डाल के हराया, मखसूस नशिस्तें उनको मिलेंगी। यानी ये तो एक तवाज़ुन ही बिगड़ जाएगा ना। यानी जिन लोगों को लोग कम हैसियत में असम्बली में रखना चाह रहे थे, जिनको अपोजिशन करने का मैंडेट दिया था, वो मखसूस नशिस्तें लेकर 2/3 अक्सरियत पे आ जाए, और जिनको हुकूमत करने का मैंडेट दिया था उनकी मखसूस नशिस्तें छीन कर दूसरों को अक्सरियत दे दी जाए। तो ये किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। देखते हैं कि इस पे, ये मेरी राय है, देखते हैं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट की जो इज्तिमाई राय है वो क्या सामने आती है। लेकिन एक अजीब किस्म की कैलकुलेशन चल रही है, और अब तक जो सहाफ़ी बता रहे हैं, जो वहाँ कवर करते हैं, मैं खुद भी गया हूँ, और जो रिमार्क से भी आइडिया होता है कि 5-5 तो जजेस क्लियर हैं। यानी 5 जजेस एक तरफ हैं और 5 जजेस एक तरफ हैं। अगर हम उनके केसेस सुनने के दौरान उनकी ऑब्जर्वेशन आप लें तो ये समझ आती है। बीच में 3 जजेस ऐसे हैं जिनका वोट कहीं भी जा सकता है। तो अभी भी मामला जो है, वो जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं 50-50 है। अभी कोई पता नहीं कि जजेस किस तरफ जाते हैं और मामला क्या होता है, क्या इंसाफ की तरफ जाएंगे या इंसाफ की तरफ नहीं जाएंगे। वैसे काजी फायज ईसा साहब को इस केस का हिस्सा इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि वजीर कानून कह चुके हैं कि 2/3 अक्सरियत अगर उनको मिल जाती है तो वो काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन देंगे। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक केस बन जाएगा। लिहाजा काजी साहब को ये केस नहीं सुनना चाहिए था उसूलन। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि आपको एक बहुत बड़ी खबर मैं दूंगा, और उस खबर के लिए आप तैयार हो जाएं। वो खबर है जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई डाल दी है, और कार्रवाई ये है कि जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत देर के बाद अपलोड किए थे, जिनके लिए रोला पड़ गया था पूरे मुल्क में, एक्चुअली हुआ क्या था। क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीत रहे थे। फॉर्म 47 पे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को हरा के PMLN के या पीपल्स पार्टी के या MQM के कारकुन जिता दिए, उनके उम्मीदवार जिता दिए। अब हुआ यह कि उनको जिता तो दिया, लेकिन जो फॉर्म 47 बनाए वो फॉर्म 45 के साथ मैच ही नहीं कर रहे थे। अब जाली फॉर्म 45 बनाने पड़ते थे, लेकिन वो जाली फॉर्म 45 लेकर निकल गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी, तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी, जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी, और दूसरी पार्टियों के आज़ाद उम्मीदवार भी लेके निकल गए। तो उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है जिनकी बुनियाद पे वो चैलेंज कर रहे हैं। वो फॉर्म 45 जब आप इकट्ठे करते हैं तो फॉर्म 47 कुछ और निकलता है, उसमें कोई और जीता हुआ है। तो ये सारा गेम सीधा करने के लिए इन्होंने बहुत टाइम ले लिया, और बहुत टाइम लेने के बाद भी ये इतने नालायक हैं कि इन्होंने जो रिजल्ट डाला फॉर्म 45 का इंटरनेट के ऊपर,
या वेबसाइट के ऊपर वो ठीक नहीं था। अब उसको तब से लेकर अब तक ठीक कर रहे हैं, वो अभी भी ठीक नहीं हो रहा। और ये जो पकड़े गए अब तक, वो मैं आपको बता देता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हाल ही में अपनी ऑफिशियल गूगल ड्राइव पर महफूज करदा फॉर्म 45 को अपडेट करके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कम अज कम 41 कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों के नताइज में तरमीम कर दी है। ये जो केसेस अदालतों में गए हुए ना, चैलेंज हुए हुए हैं, इन्होंने क्या किया कि जो पहले फॉर्म 45 अपलोड किए थे अब वो तब्दील कर दिए, यानी उनके अंदर तरमीम कर दी है, बदल दिया उनको। पहले कुछ और लिखा हुआ था, अब कुछ और लिखा हुआ है। अब ये जनाब जदीद दौर है, रिकॉर्ड जो है वो सेव हो जाता है। जैसे ही इन्होंने पहला वाला डाटा अपलोड किया, लोगों ने सेव कर लिया। अब जब डाटा में तब्दीली की तो उसको जब रीचेक किया गया तो पता चला कि इलेक्शन कमीशन अभी तक डाटा के अंदर घपला कर रहा है। ये डॉन अखबार की एक रिपोर्ट है, और भी बहुत सारी जो रिपोर्ट हुआ, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। उसके मुताबिक दस्तावेजात में जो तरमीम की गई हैं वो क्या है, लेकिन इस इक़दाम ने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठा दिए हैं, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब इंतखाबात से मुताल्लिक कई तनाज़ात फैसले के लिए इंतखाबी ट्रिब्यूनल के सामने रखे गए हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना, ये कुछ उन्होंने मिसालें पेश की हैं। ये वो हल्के हैं जिन हल्कों के अंदर, यानी इसमें मरियम नवाज का हल्का भी बताया जाता है, इसमें जो है हमजा शहबाज का हल्का बताया जाता है, और इसके अंदर PP 148, PP 146, PP 150, 151, 154, 56, 59, 160, ये सारी PP इसके अंदर शामिल है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हल्का PP 159 के अलावा इन नशिस्तों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खाली करदा नशिस्त PP 164 लाहौर और PP 150 भी शामिल है, जिससे इस्तेहकाम पार्टी के अलीम खान ने कामयाबी हासिल की थी। तो ये सारे गए फंस। अच्छा, पंजाब के 10 हल्कों में NA 99, NA 101, NA 103, NA 104 फैसलाबाद शामिल है, और इन चारों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों से हार गए। इनमें भी तब्दीलियां की जा रही हैं। जीतने वालों में सबसे नुमाया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा थे, जिन्होंने NA 104 से कामयाबी हासिल की थी। लाहौर की 2 नशिस्तों पर डाटा में मुबैना तौर पर तब्दीली की गई है। उनमें NA 118 शामिल है, जहां हमजा शहबाज आलिया हमजा के खिलाफ इलेक्शन में कामयाब हुए थे, यानी आलिया हमजा का क्लेम है, वहां से वो जीती हैं। NA 121 जहां से रोहेल असगर आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर से हार गए थे। इस हल्के के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत कुछ बताया हुआ है। फिर इसके अलावा जो है ओकाड़ा के 2 हल्के हैं, फिर उसके बाद जो है वो दीगर बहुत सारे हल्के हैं। ये तोनसा का हल्का है, NA 183 है, NA 181 है, तलागंग का हल्का है, यानी रावलपिंडी के जो हल्के हैं, चकवाल के, तलागंग के, रावलपिंडी के, फैसलाबाद के, ओकाड़ा के, पाकपतन के, मुल्तान के, यहाँ पे तब्दीलियाँ की गई हैं। यानी जो PMLN को सीटें लगी हैं, वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि ये जो मामला अदालत में गया है उससे पहले डाटा को मैनेज कर लिया जाए। बहरहाल इस पर इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इस मरले पर फॉर्म 45 को तब्दील करना मुमकिन नहीं है। इन दस्तावेजात की कॉपियाँ उम्मीदवारों के पास पहले से मौजूद हैं और कुछ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने भी आ चुकी हैं। ताहम गूगल ड्राइव फोल्डर में हालिया तब्दीलियों के बारे में पूछे जाने पर जो एहलकार है इलेक्शन कमीशन के, वो टाल मटोल से काम लेते रहे और ये वजाहत नहीं कर सके कि इन गलतियों का बड़ा हिस्सा लाहौर के हलकों में सरजद क्यों हुआ है। वजह यह है कि लाहौर तो सारा PMLN हार गई थी, लेकिन उनको ज़बरदस्ती लाहौर से इलेक्शन जितवाया गया है। नाज़रीन, डिफरेंट इश्यूज़ में जो है वो शहरियार अफरीदी का फंस जाते हैं, और ये ज़ुबैर अली खान साहब का एक ट्वीट है, और आर्मी चीफ को कौम का बाप करार देने का बयान का मामला जो है, शहरियार अफरीदी को बयान देना महंगा पड़ गया। जब इद्दत में निकाह का केस समात उस पर चल रही थी, वक्फा आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान वकील ने शहरियार अफरीदी साहब को मुखातिब किया और कहा कि मेरी राय है कि आप आर्मी चीफ को कौम का बाप कहने के बयान को वापस ले लें। जिस पर शहरियार अफरीदी गुस्से में आ गए और कहा शट योर माउथ। तो उसके ऊपर वो वकील साहब भी तैश में आ गए और उन्होंने कहा जवाब देते हुए रद्द अमल में कि यू शट योर माउथ। और फिर उसके बाद जो है वो कौम का बाप नहीं है आर्मी चीफ। अगर आपको शौक है तो वो मैं टू इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने जो बोला वो मैं यहाँ कह नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये शहरियार अफरीदी और नौजवान के दरमियान जो है वो गर्मा गर्मी काफ़ी बढ़ गई, तो वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायदीन ने मामला रफा दफा करवाया। शहरियार अफरीदी और उनके लोग कहते रहे इनको बाहर निकालो अदालत से, लेकिन फिर आमिर डोगर साहब ने और अब्दुस समद याकूब साहब ने नौजवान वकील को बाहर भेजने से मना कर दिया। मामला क्या है देखें, इसको समझें आप। कौम का बाप बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सबको पता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम है, वो हैं कौम के बाप। पूरी कौम जो पाकिस्तानी कौम है उन्होंने बाबा कौम का खिताब सिर्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिया है।
मादर मिल्लत, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ातिमा जिन्ना साहब है। और उन दोनों के साथ क्या हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मामला ये है कि कोई भी सरकारी ओहदा हो या कोई आइनी ओहदा हो, उसके ऊपर मखसूस मुद्दत के लिए लोग आते हैं और चले जाते हैं। वो कौम के वालिद नहीं हो सकते, बाप नहीं हो सकते, मिसाल के तौर पे भी नहीं हो सकते। क्या अब शहरियार अफरीदी साहब कहेंगे कि हर 3 साल के बाद बदल जाते हैं? यानी अपनी वल्दियत का रिकॉर्ड हमें ठीक रखना चाहिए। ये काबिल एहतराम ओहदे हो सकते हैं और हर ओहदे का जो है वो अपना एक एहतराम है, अपनी एक इज़्ज़त है, उसके कुछ तकाज़े भी हैं, उसकी ड्यूटीज़ दूसरे ओहदे से अलग हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ दूसरे ओहदे से अलग हैं। वज़ीर आज़म की अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आर्मी चीफ़ की अपनी है, IG पुलिस की अपनी है, सबकी अपनी, चीफ सेक्रेटरी की अपनी है, सारों की अपनी अपनी रिस्पॉन्स, सदर पाकिस्तान की अपनी है। लेकिन बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, इसमें कन्फ्यूजन पैदा नहीं होनी चाहिए। तो मेरा इस पर यह नुक्ता नज़र है। नाज़रीन, 2 छोटी खबरें आपके सामने रख देता हूँ। एक तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि जो ट्विटर है ना, ये मुल्क की सलामती के लिए इन्होंने इसको ख़तरा करार दे दिया है और साफ साफ आके अदालत में हुकूमत ने कह दिया कि ट्विटर का इस्तेमाल मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है और ट्विटर को बहाल करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। मुल्क में इंटरनेट और एक्स की बंदिश के मामले पर सिंध हाई कोर्ट में वजारत दाखिला ने जवाब जमा करवाया और कहा कि ट्विटर या एक्स को बहाल नहीं किया जा सकता, ये मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है और वजारत दाखिला का काम पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ है, हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है और तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद एक्स पर पाबंदी लगाई गई है और ये आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी नहीं है। यानी आर्टिकल 19 कहता है इजहार राय की आज़ादी, लेकिन उसके ऊपर कुछ कदगन होती है, कहीं पे आपको इसकी मुख्तलिफ जो है वो कुछ पाबंदियाँ होती हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा जी इसको हमने बंद कर दिया। अब मामला ये है, मुल्क का वज़ीर आज़म ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है, मुल्क के वज़ीर ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, मुल्क की वज़ीर आला ट्विटर इस्तेमाल कर रही हैं, पाकिस्तान के तमाम सरकारी अहदेदार ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों में बैठे हुए लोग ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस का अपना ट्विटर है, पंजाब पुलिस का अपना ट्विटर है, IG पंजाब के ट्विटर के ऊपर वीडियोस बयान जारी होते हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो ट्विटर के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन देती है, सिंध हुकूमत वो सारी चीज़ें ट्विटर पे उठा के लगाते हैं, बिलावल भुट्टो का अपना ट्विटर अकाउंट है, आसफा का अपना ट्विटर अकाउंट है। यानी मैं हैरान हो रहा हूँ कि जो चीज़ मुल्क की सालमियत के खिलाफ है, मुल्क की पूरी सियासी क़यादत उसको इस्तेमाल कर रही है। अंदाज़ा कीजिए आप कि पाकिस्तान की वजारत दाखिला जिस चीज़ को मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा समझती है, पाकिस्तान की हुकूमत के तमाम लोग उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और आवाम को कह रहे हैं हमने इस्तेमाल नहीं करने देना। है ना दोगली पॉलिसी। एक आखिरी खबर, एक नया सर्वे आया नाज़रीन, अफसोसनाक है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बात यह है कि 94% पाकिस्तानी, एक नया सर्वे हुआ उसके मुताबिक 94% पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। ये है सूरत हाल। मैं वैसे 6% वालों में हूँ। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।